बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के दिन की जी दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से बात करूंगी। एक तो इमरान खान को दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ तो उनके तीन अहम खिलाड़ी जो कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनमें से एक के पास कुछ सबूत भी बरामद हुए, जबकि दो ताहाल फरार हैं और उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये कहा जाए कि बिलाखिर वो हुकूमत के शिकंजे में आ गए हैं तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा जी कुछ वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से और कुछ अवाम के लिए अच्छी खबरें हैं जो कि हुकूमत सुनाने जा रही है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके ऊपर पहले भी एक दफ़ा छापा मारा गया उनके घर पर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बच निकले, लेकिन अब वो बच नहीं पाए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर ज़हूर इलाही रोड पर गुलबर्ग में जो मौजूद है, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनका बेटा रासिक चौधरी भी वहाँ पर मौजूद था और कुछ दीगर फैमिली मेम्बरान भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो उनके बेटे बैठे हैं इस वक्त, मोनिस इलाही, चौधरी मोनिस इलाही बैठे हैं लंदन में, वो वहाँ से कुछ बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो झूठे मुकदमात हम पर चलाए जा रहे हैं या झूठे मुकदमात में हमें फंसाया जा रहा है, जो जाली किस्म के हमारे ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं और जिनके तहत हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ भी कर ले हुकूमत, ये इसके बावजूद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें मोनिस इलाही साहब लंदन में बैठ के नहीं की जाती, पाकिस्तान में आकर की जाती हैं। मैं तो यही मानूंगी कि अगर मोनिस इलाही साहब ये बातें कर रहे हैं इतनी दूर बैठ के, तो उन्हें पाकिस्तान में आकर ये बातें करनी चाहिए। जिन लोगों ने जमात छोड़ी है उनके पास भी कुछ वजूहात तो होंगी कि उन्होंने जमात छोड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी तेजी से आवाम छोड़कर गई है, उनके कारकुनान छोड़कर गए हैं, उसके पीछे यकीनी तौर पर इमरान खान का अपना रवैया है या इमरान खान की अपनी पॉलिसीज हैं। पार्टी पॉलिसीज को देखते हुए अगर कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने होश के नाखून लिए हैं, अकल का मुजाहिरा किया है। मोनिस इलाही साहब लंदन में बैठ के ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जब ये पकड़ दकड़ शुरू हुई तो उसी वक्त मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। चलें जी, देखते हैं कि उनके ऊपर झूठे मुकदमात चलाए जाते हैं या सही मुकदमात चलाए जाते हैं। बहरहाल इस हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, वज़ीर इत्तलात ने इस बात की तस्दीक की है कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया है उनके घर के अंदर से। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत भी की गई है और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा ना खोला गया, जिसके बाद गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं और उसके बाद जो है गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब बरामद हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बरामद करना और उनकी गिरफ्तारी करना भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। बड़ी मुश्किल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल मोनिस इलाही साहब जब दूर बैठ के बयान दे रहे हैं, जब पाकिस्तान में आकर इस तरह के बयान देंगे तो देखा जाएगा। इमरान खान जो है, उनके जो दो खिलाड़ी में बात कर रही थी कि दो खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत जो है वो आ चुके हैं, तो जो वो दो खिलाड़ी उनके खिलाफ सबूत क्या है वो भी बताऊंगी आपको, और सबूत किन के खिलाफ आए हैं ये भी बताऊंगी। लाहौर में जलाओ घिराव तोड़फोड़ के वाकयात जो हुए थे 9 मई को, उसके हवाले से जो राबते थे वो किस किस के थे उन कारकुनान के साथ, जो कारकुनान तोड़फोड़ कर रहे थे, उनको लीड कौन कर रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था और उनको कौन ब्रीफ कर रहा था ये सब कुछ करने के लिए, वो आपको बताऊंगी। पुलिस राय के मुताबिक जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मामले में हमाद अजहर और असलम इकबाल का इमरान खान और पार्टी वर्कर से 700 मरतबा राब्ता हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि उधर से इमरान खान साहब से ब्रीफिंग ली जा रही थी और फिर उन कारकुनान को राब्ता करके ब्रीफिंग दी जा रही थी कि उन्होंने आखिर करना क्या है। और ये इस बात के बारे में जो कारकुनान गिरफ्तार हुए या जो कारकुनान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हल्ला बोला, वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनके जो लीडरान थे वो कौन कौन थे। पुलिस जरा ये भी बताते हैं कि हमाद अजहर और असलम इकबाल की 10 से 15 मरतबा लोकेशन तब्दील हुई। दोनों रहनुमाओं के रिश्तेदारों समेत कई अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। और पुलिस जरा ये भी बताते हैं कि हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल मुख्तलिफ सिमों से राब्ते कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ डिफरेंट नंबर्स रखे हुए थे जिनसे वो एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे थे। मियां असलम इकबाल के भाई, भतीजे और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी जो मुमकिन हो पाई, हमाद अजहर के सेक्रेटरी और दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये जो थे इमरान खान के जो करीबी साथी थे, इमरान खान के जो अहम जो कह लें क़यादत के लोग थे, ये वो लोग थे। इनमें यास्मीन राशिद भी शामिल थी, इसमें दीगर बहुत सारे लोग शामिल थे जो कि बाकायदा जिनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जो है वो लीक हुई और जो कि बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोग वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर तोड़ फोड़ करें और वहाँ पर जलाओ घिराओ।
इस सब के इंस्ट्रक्शंस देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये जब मानते ही नहीं है कि ये इस सब वाक़े को की खबर उन्हें थी या वो ये सब कर रहे थे, तो इसका मतलब है उन्हें फिर चेयरमैनी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको तो खबर ही नहीं थी कि उनकी पार्टी के कारकुनान कर क्या रहे हैं, उनकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रही है। खैर इमरान खान सब खुद इसमें शामिल है, इमरान खान साहब की खुद मिली भगत है। इमरान खान साहब से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन की जाती थी। इमरान खान साहब से जो कारकुनान थे उनके, हमाद अजहर या असलम इकबाल, ये मुसलसल राब्ते में थे। इसके अलावा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा उनके साथ मुसलसल राब्ते में थी। अच्छा जी, वो कुछ ऑडियो कॉल्स थी जो कि उनकी सामने आई थी, जिससे पता चला था कि वो किस किस के साथ राब्ते में थे। इमरान खान के एक खिलाड़ी से सबूत भी पकड़े गए हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं उनका नाम भी सामने आना बहुत ज़रूरी है, आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त इदारों पर सवाल उठा रही है, आवाम इस वक्त पुलिस पर सवाल उठा रही है, पंजाब हुकूमत पर सवाल उठा रही है। तो मेरे ख्याल में जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान में जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मेरे ख्याल में उनके अगेंस्ट कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद करने के बाद ये दावा किया है कि एजाज चौधरी से जो पिस्तौल बरामद किया गया है उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है और ये पिस्तौल वहां पर इस्तेमाल भी हुआ है। वाज़ेह रहे कि एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्ला होकर एहतजाज करने का इल्ज़ाम है। उन्हें कुछ रोज़ कबल जेल से रिहा किया गया था और फिर दोबारा उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, वो दोबारा पुलिस की गिरफ्त में है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी थी उसे कल अदम करार दिया था और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन वो रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार हुए थे। अब इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान हैं, बहुत सारे अहम रुकन हैं, बहुत सारे अहम खिलाड़ी हैं जो कि इस सब में मुलविस पाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इस बात का दावा करती है कि हम लोग इसमें मुलविस नहीं थे या फिर ये एजेंसियों ने खुद करवाया या फिर ये आर्मी ने खुद करवाया, तो मेरे ख्याल में उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि या तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम लोगों को डिसऑन कर दे, जिस तरह से उन्होंने कारकुनान को, मुश्तइल अवाम को डिसऑन किया, उसी तरह इन जो पाकिस्तान की सीनियर क़यादत है, मेरे ख्याल में इमरान खान को इनको भी डिसऑन कर देना चाहिए, या फिर इमरान खान को खुद अपनी पार्टी से चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर तरीन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रुकन माने जाते थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में उनका नाम शुमार होता था। उन्होंने अपनी एक अलग सियासी जमात बनाने की उन्होंने ठान ली है और वो सोच बैठे हैं और अब वो जो उनकी लीगल टीम है उससे मुशावरत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पार्टी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन करा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बानी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया, पैसे की इनके पास भरमार थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग भी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, लेकिन कुछ इख्तिलाफात की वजह से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी राहें जुदा हो गई थी। लेकिन जिन्होंने किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की है, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो फिर ये अब अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी करने जा रहे हैं। कितने कामयाब हो पाते हैं और कितने नाकाम हो पाते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाने की ठान ली है। अब जी उनके ऊपर कुछ नाअहली से मुतालिक केस चल रहा था, जिसके ऊपर भी उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उससे मुशावरत की है कि वो किस तरह से मुमकिन पटिशन जो है वो दायर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात करें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है उन्होंने कल तलब कर लिया है और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल होंगे और कुछ विफाकी वुज़रा भी इसमें शरीक होंगे। इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल में इस तरह के इजलास होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो हमारी सियासी क़यादत है वो और हमारे जो इदारे हैं वो मिल बैठ कर इस तमाम तर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करें। जिस तरह से आवाम को उठाया जा रहा है, ये नज़रबंद किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये भी गलत है। उन लोगों को उठाया जाए जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएँ, उनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन जो नाहक उठाए जा रहे हैं, जिनको बिला वजह उठाकर जेलों में बंद किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में हम मज़म्मत हमें करनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि बुनियाद रख दी गई है,
سمت درست کرنے کی. اب کون سی بنیاد کی بات وہ کر رہی ہیں کہ یہ پکڑ دھکڑ جو ہے یہ بنیاد ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو مائنس تحریک انصاف ہونے جا رہا ہے, عمران مائنس ہونے جا رہا ہے, وہ بنیاد رکھ دی گئی ہے, یا کسی اور بنیاد کی وہ بات کر رہی ہیں رکھ دی گئی ہے. مہنگائی میں کمی آئے گی, انہوں نے یہ کہا ہے مایوسی جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا. یقینی طور پر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو پچھاڑا جا رہا ہے اور ملکی معیشت جو ہے اس میں بڑی بہتری آئی ہے, یہ یقینی طور پر ایک بڑی اچھی خبر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت تلملا بھی رہی ہے اس وجہ سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی تھی IMF کے ساتھ کہ کچھ اس طرح کے ان کی کچھ روابط جو ہے IMF کے ساتھ ملے تھے, جس کے تحت وہ جو IMF کے ساتھ ڈیل تھی اس کو خراب کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. لیکن اب جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے, حتمی اور اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ مزید کوئی ڈیل نہیں ہوگی, IMF کے ساتھ مزید کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں ہوگی. پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پھر کون سے عناصر ہیں جو ساتھ کھڑے ہوں گے, کون سے ایسے ممالک ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں ایک دم سے کمی واقع ہوئی ہے, روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تاریخی کمی ہے جو پاکستان میں ڈالر کے اندر ہمیں نظر آئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی جو قیمت تھی اور جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت تھی وہ برابر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اثرات اور جو ہم نے دیکھے ہیں جو پازیٹیوٹی اس کی بعد آئی ہے معیشت کے اوپر, اور جس طرح سے جو کچھ چیزیں ہیں جن کے ریٹس جو وہ نیچے آئے ہیں, کوکنگ آئل جو کہ عوام کے کھانے پینے کی اشیاء میں سے سب سے اہم چیز ہے, جس سے کھانا گھر کا پکنا ہی کوکنگ آئل یا گھی سے ہے, ان کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے. اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے عوام کے لیے, جو کہ میرے خیال میں عوام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ PDM جب سے آئی ہے, PDM کی حکومت نے یہ پہلا ریلیف عوام کو دیا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر عوام کو ملا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آنے والے دنوں میں PDM کی حکومت یا پھر جو بھی حکومت آتی ہے وہ پاکستان کو ریلیف دے گی, پاکستان کی عوام کو خاصا اس سے ریلیف ملے گا. پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست چل رہی ہے نا, وہ صرف ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ مار دھاڑ اور اس کی سیاست چل رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آلموسٹ ڈوب چکی تھی. پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دھانے پر پہنچ چکا تھا. لیکن اب جس طرح سے پاکستان کے اندر جس طرح کی معیشت میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے, جس طرح کا سنبھالا مل رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کو, وہ بڑی اچھی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب نے معاشی پالیسیز کیا بنائی ہیں اور کس طرح کی تبدیلیاں کی ہیں جس کے بعد اتنا بڑا چینج عوام کو دیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستانی عوام بہت خوش ہوئے ہیں اس سے, اور ان کی پالیسیز کیا رہی ہیں. اگلے پروگرامز میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی کہ کتنی کمی کس چیز میں آئی, اور آخر اس کمی کے پیچھے ان کی کون سی ایسی معاشی پالیسیز ہیں جو کہ کار فرما ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو اتنا بڑا ریلیف مل رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے پاکستان کے اوپر سے ٹل جائے گا, اور IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہی ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ جی. پھر پروگرام میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.